स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर। स्टूडेंट्स, आज सेल चैप्टर जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम लोग ये वीडियो के माध्यम से न्यूक्लियस को देखेंगे, है ना। उसके बाद जो है हम लोग ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और जो हमारा क्रोमोसोम है उन सभी को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप शांत से और अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, सभी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। किसी किसी में जो है आपको न्यूक्लियस जो है ओरिजिनल टाइप का नहीं मिलेगा, लेकिन जनरली सभी सेलों में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिज्म के सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस जो होते हैं, देख लो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर एक होते हैं न्यूक्लियोलस। क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस। और इसी न्यूक्लियोलस में आपको एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर दिखता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और यह क्रोमैटिन जो है आगे चलकर जब इसे हम और जूम करके यानी और इसको माइक्रोस्कोप से करके देखते हैं, जूम करके, तो इसके अंदर काफी पतले पतले, काफी एकदम थीन जो है और थ्रेड होते हैं और स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक होता है, जिन्हें हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए आपके क्रोमोसोम। तो हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम को भी देखेंगे, है ना। उसके बाद न्यूक्लियस में डीएनए भी होते हैं, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है डीएनए, और ये आपका क्रोमोसोम है। तो डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं कि डीएनए को अगर हम खंडित करेंगे तो ये क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम को देखते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है वो किसी भी लिविंग में सेक्स डिटरमाइन करता है। कहने का मतलब कि वह जो लिविंग है अपने जैसे बच्चे को जन्म देने जा रहा है, तो उस दौरान वो बॉय होगा या गर्ल होगा, वो जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है। तो क्रोमोसोम को आप देखिए फिगर में यहाँ पे कि इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर होते हैं, और सबसे टॉप का जो इसका पार्ट होता है इसको टेलोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलोमर। उसके बाद इसके ठीक नीचे हम आएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेलिकल। और जहां पे ये कॉन्स्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, तो वहां पे दो जगह यहाँ कॉन्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दो जगह में ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। उसके बाद हम लोग ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो स्पेस होते हैं जिसमें मैट्रिक्स फील होता है। क्या फील होता है? मैट्रिक्स। उसके बाद ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, क्रोमैटिड, ठीक है। ये 2 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं क्रोमैटिड, जो डीएनए से बनता है। और इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना, उस पूरे इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं क्रोमैनीमेटा, क्रोमैनीमेटा, ठीक है। उसके बाद इसके निचले पोर्शन को हम लोग सेंट्रोमर बोलते हैं, यानी कि ऊपर वाले को टेलोमर और नीचे वाले को सेंट्रोमर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो क्रोमोसोम का पूरी तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फिगर में, और आपको पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं उसका क्या काम होता है। उसका मेनली जो है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। अब हम बात करते हैं कि किस लिविंग में कितने क्रोमोसोम, है ना। तो उससे जानने से पहले आपको स्टूडेंट्स, तो डीएनए को हम देखेंगे। डीएनए जो है इसका फुल फॉर्म डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। डीएनए का ये फुल फॉर्म हो गया। डीएनए का सेल में क्या काम होता है? तो डीएनए जो है सेल में इसका मेन काम होता है कि जो भी अनुवांशिक लक्षण है, यानी कि जो भी जेनेटिक
प्रॉपर्टीज या फंक्शन जो भी होते हैं माता पिता के यानी पूर्वजों के, वो अपने आने वाले जनरेशन में ये ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और डीएनए को अगर हम एक एक पार्ट करके इसको अलग करते हैं तो इसका एक एक पार्ट जो है हमारा वो जीन कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो ये डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक से यानी अपने एंसेस्टर से नेक्स्ट जनरेशन में, आने वाले जनरेशन में वो सारा गुण जो है ट्रांसफर होता है। तो ये है आपका मेन डीएनए का वर्क और आप देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रोमोसोम किस लिविंग में कितना होता है। तो आपको हम 4-5 लिविंग बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम। कितने पेयर होते हैं? 23। तो उसे हम 46 लिखते हैं, 46 पीस ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग्स। अब बात करते हैं तो अगर हम कबूतर को देखते हैं तो कबूतर में भी 84 समथिंग होते हैं, आलू में 48 के आसपास होते हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम जो है उनकी संख्या आपको और अधिक जानना होगा तो आप नेट का सहारा ले सकते हो, इंटरनेट से आप सर्च कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्रोमोसोम को और डीएनए को देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो एक टर्म आता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि जो दो पेयर में जो डीएनए आते हैं, सॉरी एक पेयर में, जैसे ये एक क्रोमोसोम, सॉरी एक डीएनए और एक डीएनए, ठीक है। तो जब ये दो डीएनए पेयर बन के एक साथ पेयर बनेगा इस तरह से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। स्टूडेंट्स तो आप देखें होमोलोगस क्रोमोसोम को एक और टर्म है वो है डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड। तो डाइप्लॉइड में क्या होता है? तो डाइप्लॉइड में जो है वो आपका क्रोमोसोम पेयर्ड में रहता है। किस में रहता है? पेयर्ड में। ध्यान दीजिएगा, जैसे ह्यूमन बीइंग में है तो इनका क्रोमोसोम जो क्या होगा? पेयर्ड में होगा। और जिनका क्रोमोसोम की संख्या हाफ होगी यानी आधा होगा तो उसे हम लोग हैप्लॉइड, और जिसमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर्ड में हो वो डाइप्लॉइड। तो स्टूडेंट्स आप देखें क्रोमोसोम और डीएनए को। नेक्स्ट आपको यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड ऑस्मोसिस डिफ्यूजन भी देखेंगे स्टूडेंट्स। तो अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनमें कोई तरह का जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और ना ही उसको अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें कोई वास्तविक यानी रियल न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक में जो है वो न्यूक्लियस भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसमें पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हमें प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो आप साइनोबैक्टीरिया कह सकते हो। साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें जो आपका सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक वाले गुण से सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस। तो आपको तो पहला दो डिफरेंस मिल गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और रियल न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है साइज को लेकर, जहां एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक होते हैं, तो वहीं यूकैरियोटिक का साइज 5 मिलीमीटर से लेके 100 मिलीमीटर तक होते हैं। ये रहा साइज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल में लगभग सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, लेकिन गॉल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में ये सारे मौजूद होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, तो आपको यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सेल डिवीजन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स आप क्लास 8 में देखे होंगे सेल डिवीजन जो होता है वो बडिंग,
और फिजन। फिजन ये दोनों आप पढ़े होंगे कि बर्डिंग और फिजन जो है वो कैसे होता है। तो वो जो प्रोसेस है वो आपका प्रोकैरियोटिक में होता है, मतलब सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोटिक सेल में वो बाय फिजन प्रोसेस से और बर्डिंग प्रोसेस से होता है। तो आप ये दोनों जान रहे हैं कि बर्डिंग और फिजन कैसे होता है। उसमें सेल मल्टीपल होते हैं, काफी ज्यादा संख्या में मल्टीपल होते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक में है तो यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस से होता है। मियोसिस दो प्रोसेस है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस में हम देखते हैं कि एक सेल जो है, एक सेल दो डॉटर यानी कि दो पेरेंट सेल में एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल तैयार करता है। तो ये होते हैं माइटोसिस। और मियोसिस में क्या है कि इसमें एक सेल जो है, एक सेल अपना न्यूक्लियस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट, ठीक है, यानी 4 डॉटर सेल में इनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। तो आपने देखा माइटोसिस और मियोसिस। अब हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को, कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। तो डिफ्यूजन जो है एक ऐसा प्रोसेस होते हैं, है ना, जिसमें गैस या लिक्विड या फिर कोई तरह का सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में क्या करता है, मूव करता है, वहां पे वो जाता है। ये हो गए डिफ्यूजन। जनरली हम लोग जो भोजन करते हैं, पेड़ पौधे जो भोजन करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो एनिमल की बात करें तो एनिमल में बाय ब्लड के द्वारा होता है, लेकिन प्लांट में जो है वो डायरेक्टली डिफ्यूजन से होता है। लेकिन हमारे अंदर जो एनिमल या फिर हम मनुष्य की बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है ब्लड के द्वारा, ब्लड जो है सेल के सिरे तक, यानी कि सेल, ये सेल है तो यहाँ तक वो न्यूट्रिशन लाके छोड़ देगा, ठीक है, ये नर्व यहाँ तक जुड़ा हुआ है तो ये लाके यहाँ तक छोड़ देगा। उसके बाद न्यूट्रिशन जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही सेल के अंदर जाता है। बाकी वेस्ट जो है वो भी उसी प्रोसेस के द्वारा बाहर आती है। तो आपने देखा कि डिफ्यूजन प्रोसेस कैसे हमारे लिए और सेल के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का ठीक अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि ऑस्मोसिस में सेम वही कंडीशन है, बस अंतर ये है कि इसमें लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया में कोई मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर जाता है या फिर बाहर आता है, ठीक है। यानी कि ऑस्मोसिस जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है उसी के द्वारा वो मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में प्रवेश करते हैं या फिर वो बाहर निकलते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस का 2 टाइप्स होते हैं, एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। तो पहले हम देखते हैं एंडोस्मोसिस। तो एंडोस्मोसिस में क्या होता है कि इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या कीजिए कि एंडोस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस आप डाल दीजिए। तो उस सब्सटेंस में क्या होगा कि वो सॉल्यूशन का जो मतलब जो आप सॉल्यूशन लिए हो उसके मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि उस सब्सटेंस में चले जाएंगे, जिससे वो सब्सटेंस का आकार जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, वो बिग हो जाएगा। तो ये हो गया एंडोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस में इसका ठीक ऑपोजिट होता है, उसमें आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं बल्कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लेना पड़ता है। और उस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप कोई सब्सटेंस डाल दीजिए तो सब्सटेंस के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो उस सॉल्यूशन में मिल जाएगा, यानी उस सब्सटेंस से निकलकर उस सॉल्वेंट में घुल जाएगा, जिससे वह जो सब्सटेंस है वो पूरी तरह से पिचक जाएगा, यानी कि काफी ज्यादा श्रिल हो जाएगा। तो इसको डेली लाइफ में अगर करना है तो आप इसको टेस्ट करने के लिए कि ऑस्मोसिस कैसे होता है, तो ये चीज को समझने के लिए आप नाइट में 2-4 किशमिश का जो ये है टुकड़ा वो आप लेके एक पानी में मतलब कटोरी पानी में भर के आप डाल दो उसको
ठीक है, अगले सुबह देखोगे तो वह किशमिश का दाना जो है वो फूला हुआ दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है कि किशमिश हमने वहां पे उस वाटर के अमाउंट से कम रखा, जिससे हायर कंसंट्रेशन वाटर था वो अपने मॉलिक्यूल को किशमिश में प्रवेश किया, जिससे किशमिश में वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाने के कारण उसका साइज जो है वो इनलार्ज हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ ऑस्मोसिस प्रोसेस देखा, तो आई होप आपको यह वीडियो में जो भी बताया गया क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारा चीज समझ में आ गई हो। और अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो, प्रॉब्लम आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आप नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।